इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन इन द ऑप्शंस ए टू डी ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो कि एग्जिबिट करता है ए शार्प बैंड एट अराउंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज क्या है? कॉस्मिक, उसके बाद गामा रे, देन एक्स रे, देन अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के साथ क्या आता है? विजिबल रे, उसके बाद आएगा इंफ्रारेड रे, देन माइक्रोवेव एंड फाइनली आपके पास है रेडियो वेव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि CGX UV इज मोस्ट रेयर। ठीक है, ऐसे करके आप एक नेमोनिक दे सकते हैं जहां पे CGX का C है फॉर कॉस्मिक, G इज फॉर गामा, X इज फॉर एक्सरे, UV का U है अल्ट्रावायलेट के लिए एंड V इज फॉर विजिबल। देन इज का I होगा फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट का M इज फॉर माइक्रोवेव एंड देन रेयर का R इज फॉर रेडियो वेव। आप अपने लिए भी ऐसा कुछ भी एक सेंटेंस फॉर्म करके रख सकते हैं ताकि याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो। लेकिन वही अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आए तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रे का पोर्शन है, विजिबल रे में लैम्डा यानी कि वेवलेंथ वेरी करता है 400 से 800 नैनोमीटर तक। और जो 800 वाला बॉर्डर वाला वेवलेंथ है दैट इज फॉर रेड कलर। आपको पता है रेड लाइट का वेवलेंथ विजिबल लाइट के जितने भी वेवलेंथ है उनमें सबसे ज्यादा है। और इसके बाद और भी अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेड के नीचे क्या आएगा? रेड के नीचे आएगा इंफ्रारेड। ठीक है, लैटिन वर्ड है इंफ्रा जिसका मतलब है अंडर। इंफ्रा का मतलब है अंडर, सो इंफ्रारेड का मतलब है रेड के अंडर। अब कौन कौन सा टाइप के कंपाउंड इंफ्रारेड एक्टिव होता है? कोई भी कंपाउंड में अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या पोर्शन अगर स्ट्रेचिंग के वक्त या फिर बेंडिंग के वक्त अपना डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू चेंज करता है, डाइपोल मोमेंट चेंज करता है, तब उस मूवमेंट को, स्ट्रेचिंग मूवमेंट हो या फिर बेंडिंग मूवमेंट हो, उसको हम बोलते हैं IR एक्टिव मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हो, इस पोर्शन को आप ले लो। कार्बन के ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आप इमेजिन कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक डाइपोल मोमेंट है। तो इन दोनों को, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर आप एक इलास्टिक बॉन्ड मानोगे कि कार्बन इज अ हार्ड स्फीयर और ऑक्सीजन भी एक हार्ड स्फीयर है और दोनों के बीच में जो बॉन्ड उसको हम इलास्टिक बॉन्ड ऐसे अगर आप इमेजिन करते हो, देन उस इलास्टिक बॉन्ड को आप अगर स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? दोनों तरफ स्ट्रेच करने से म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट दोनों पार्टिसिपेंट एटम के, यानी कि यहाँ पे एक हो गया कार्बन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, इन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट, इन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट ऑफ क्यू किसको बोलते हैं? हम चार्ज को बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड वैल्यू। सो क्यू का मॉड वैल्यू इनटू उन दोनों के बीच में, वो दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऐसे हम म्यू को यानी कि डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर हम स्ट्रेच करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा, डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा। सो ऐसा एक मॉलिक्यूल के ऊपर जिसमें C डबल बॉन्ड O ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसके ऊपर अगर हम एक इंफ्रारेड रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो उस इंफ्रारेड रेडिएशन का पर्टिकुलर ऐसा एक फ्रीक्वेंसी होगा जो कि मैच करेगा C डबल बॉन्ड O जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है या स्ट्रेच करता है उसके साथ, यानी कि न्यू CO के साथ। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल के अंदर से जब IR पास कर रहा है, IR के बाकी सारे फ्रीक्वेंसी
यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा और ओनली न्यू सीओ जो कि सीओ के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया वो हो जाएगा एब्जॉर्ब। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पे 100% IR फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड से थोड़ा सा कम ट्रांसमिट होगा क्योंकि सम पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को जब आप प्लॉट करोगे वर्सेस वेव नंबर क्या है 1/λ को वेव नंबर बोला जाता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में या फिर मीटर इनवर्स में। जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एनर्जी को स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब भी आप एनर्जी को लेके बात करते हो अगर वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिर अगर वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है देन हम एनर्जी को जूल के तौर पे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि क्रूड एनर्जी के तौर पे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं रादर वी रिप्रेजेंट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर और उसको हम सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट के साथ प्रेजेंट करते हैं। और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को अगर आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे और वेव नंबर जो कि सेंटीमीटर इनवर्स में है इसको आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो आपका IR स्पेक्ट्रम का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा जहां पे पीक आपको नेगेटिव में मिलेगा। पीक आपको नेगेटिव में क्यों मिलेगा मैंने अभी अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से 100% IR वेवलेंथ आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन बीच में जो मॉलिक्यूल है वो कुछ IR वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है इसीलिए राइट हैंड साइड में आपको जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस मिलेगा वो हमेशा कम मिलेगा एंड दैट इज वाई आपको ये नेगेटिव कर्व देखने को मिलेगा। अब IR का जो एनर्जी है नॉर्मली जिस एनर्जी रेंज में IR काम करता है वो एनर्जी रेंज है फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 600 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस एनर्जी रेंज के अंदर दो रीजियन है। एक रीजियन को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजियन। फंक्शनल ग्रुप रीजियन मतलब जहां पे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O अगर कोई मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो IR फ्रीक्वेंसी से न्यू CO जो कि 1750 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज में आता है उसको एब्जॉर्ब करेगा। या फिर अगर कोई OH ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप 3500 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स में अपना फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजियन और इसका लिमिट है 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बाकी का जो पोर्शन है बाकी पोर्शन कौन सा 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 600 सेंटीमीटर इनवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं fingerprint region. This is called fingerprint region and this is for particular molecules। मतलब जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल में सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिल जाएगा। वैसे ही मैं अगर कहूँ दूसरा एक मॉलिक्यूल जिसमें C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन साथ में OH नहीं है ये कीटोन है तो दोनों मॉलिक्यूल में आपको C डबल बॉन्ड O के रिगार्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप का न्यू CO मिलना था वो तो मिल जाएगा लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है और क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल अलग है तो इसके लिए हमें फिंगरप्रिंट रीजियन में पर्टिकुलर जहां पे पिक मिलेगा इस मॉलिक्यूल के लिए हमें फिंगरप्रिंट रीजियन में उससे डिफरेंट जगह पे पिक मिलेगा एंड दैट इज वाई फिंगरप्रिंट रीजियन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जनरली हमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसीलिए हमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी हमको याद रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स में। और वो फंक्शनल ग्रुप्स कौन से एनवायरनमेंट में यानी कि कौन से मॉलिक्यूल में किस तरीके से बिहेव करेगा वो वेव नंबर कम होगा या ज्यादा होगा वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ फंक्शनल ग्रुप को मैंने यहाँ अरेंज किया है आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे नोटिस करने वाली कौन सी बात है जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बाद है C डबल बॉन्ड C। तो वी नो दैट कि ट्रिपल बॉन्ड इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को स्ट्रेच करने में ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि
ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए C ट्रिपल बॉन्ड C का वेव नंबर है 2260 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। और डबल बॉन्ड के लिए उससे कम फ्रीक्वेंसी यानी कि कम एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए उसका IR फ्रीक्वेंसी भी कम आएगा। सिमिलरली आप ये देखो कि C डबल बॉन्ड O, इसके लिए फ्रीक्वेंसी जितना है C डबल बॉन्ड N, उसके लिए फ्रीक्वेंसी उससे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा है, यानी कि डेल्टा माइनस यहाँ पे आएगा। लेकिन नाइट्रोजन से भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम डेल्टा माइनस माइनस ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, तो इसको स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा, एंड दैट इज वाई C डबल बॉन्ड O का कैरेक्टरिस्टिक्स IR फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड N। तो ये कुछ आप याद कर लीजिएगा। और भी नीचे है, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे दोनों ही कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कोई कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कि S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो S कैरेक्टर अगर ज्यादा है, sp हाइब्रिडाइज्ड में S कैरेक्टर 50% है, तो कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसको स्ट्रेच करने में उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो इस टाइप के टर्मिनल अल्काइन में IR फ्रीक्वेंसी 3300 पे आता है। ठीक है, वही अगर हमारे पास कोई C डबल बॉन्ड C होता और उसके साथ अगर H लगा होता, तो इन दैट केस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं होता और उसके लिए IR फ्रीक्वेंसी कम आता। अब हम देखेंगे कि हमको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। ये 4 मॉलिक्यूल दिया गया है। फर्स्ट है 1,2-ब्यूटाडाइन, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3। सेकेंड मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल इज 1-ब्यूटाइन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, and fourth one is 2-ब्यूटाइन CH3 सिंगल बॉन्ड, बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे CH3। अब इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि आपके पास IR स्पेक्ट्रम में 3300 सेंटीमीटर इनवर्स में एक शार्प बैंड आपको दिखाई दिया है। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूल। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल में आप देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड C के साथ CH भी है। C डबल बॉन्ड C के लिए IR फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 1650 या 1680 तक जा सकता है, इतना सेंटीमीटर इनवर्स तक। और C डबल बॉन्ड C के साथ अगर कोई CH बॉन्ड लगा हुआ है, देन उसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 3100 सेंटीमीटर इनवर्स तक जा सकता है। तो फर्स्ट कंपाउंड तो नहीं होगा। वैसे ही आप देखो सेकेंड कंपाउंड में भी आपके पास डबल बॉन्ड है, बस C डबल बॉन्ड C। अब थर्ड और फोर्थ कंपाउंड में आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C है। ट्रिपल बॉन्ड अगर रहे दो कार्बन के बीच में, तो IR फ्रीक्वेंसी 2300 सेंटीमीटर इनवर्स तक जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ अगर टर्मिनल कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि टर्मिनल अल्काइन ग्रुप है, देन वो CH बॉन्ड का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, एंड एग्जैक्टली वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपीयर करेगा इन IR स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी दोनों में टर्मिनल अल्काइन कौन सा वाला है, ऑब्वियसली ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H मिल जाएगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस, यानी कि ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट चॉइस, 1-ब्यूटाइन।